एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज 24 जून 2026 का करंट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इसमें मुख्य मुख्य बिंदु तथा उसके साथ में बहुत ही विस्तार के साथ में भी इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और लीजिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। और 24/6/2026 और इसका पहला पॉइंट ये है कि प्रदेश का पहला एग्री पीवी प्लांट यानी कि एग्रीकल्चर पर आधारित पीवी प्लांट है, वो हमारे जयपुर के कुंदनपुरा गांव में स्थापित हो रहा है। किस स्थान पर? जयपुर के कुंदनपुरा गांव में स्थापित होगा जो पहला एग्रीकल्चर पर आधारित ये पीवी प्लांट है। इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जा रही है? ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा की जा रही है तथा इसमें सहयोग के रूप में भारत से हैं कोटक महिंद्रा बैंक, जो इसका क्या कर रही है? सहयोग कर रही है। और इसके तहत सोलर प्लांट है, वो सोलर प्लांट को अब ऊंचाई पर लगाया जाएगा। क्या करेंगे? जैसे कि खेती की जमीन है और खेती की जमीन पर अगर जमीन पर ही अगर प्लांट लगा दिया तो फिर खेती कहाँ करेंगे? ऐसे में एक विकल्प के रूप में ये सामने बात आई है कि जो सोलर प्लांट होते हैं उनको कहाँ पर लगाओ? ऊंचाई पर लगाओ, जिससे नीचे से खेती भी की जाए और ऊपर से उनके लिए जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो लाइट चाहिए वो भी उनको मिलती रहे। तो ये कहाँ पर प्रदेश का पहला एग्री पीवी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जयपुर के कुंदनपुरा गांव में। इसमें भारत से इसका सहयोगी कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा ये लगाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका आज का पहला पॉइंट। और दूसरा है, मुख्यमंत्री ने अभी एक बहुत बड़ी सांगानेर में जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों के लिए कुल 115 धार्मिक स्थलों के लिए विकल्प के रूप में 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। ये प्रश्न इस बात में महत्वपूर्ण नहीं है कि धार्मिक कार्यों के लिए, इसमें इसके साथ में एक दूसरी बात जुड़ी हुई है उसके लिए। देखिए, इसमें है कि ये सांगानेर में स्थित प्राचीन त्रिपोलिया बालाजी मंदिर। देखिए, राजस्थान के अंदर बालाजी बहुत है, उसमें एक और बालाजी है, कौन से है? त्रिपोलिया बालाजी मंदिर। ये महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें ये बात है कि सांगानेर क्षेत्र में ये सांगा द्वारा स्थापित किया गया है। और ये सांगा कौन है? ये कछवा वंश का सांगा है। इनके इसके द्वारा ये सांगानेर की नींव रखी गई थी, इसलिए इसको सांगानेर कहते हैं। और ये सांगानेर क्षेत्र में एक मंदिर, जो जैनों का मंदिर है, जिसका नाम है संगीजी जैन मंदिर। दूसरा है सांगा जी के स्थान नाम पर है सांगा बाबा मंदिर। इनके लिए कुल इनके सहित कुल है 115 धार्मिक स्थल है। उनका सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत के भव्य विकास कार्य की आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने रखी है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात कि त्रिपुलिया बालाजी मंदिर कहाँ पर है? सांगानेर में है। दूसरा, अगर आ जाए संगी जी जैन मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपके सांगानेर में है। और उसके बाद में सांगा बाबा मंदिर। और इन सभी के लिए इनके साथ में ऐसे 115 धार्मिक स्थल हैं जिनके लिए 150 करोड़ रुपए की लागत की जो है राशि है वो भारत राजस्थान सरकार ने क्या है वो स्वीकृत की गई है। इसके साथ में एक और राजस्थान का जो मंडल है, मंत्रिमंडल है, उससे संबंधित बात कि राजस्थान के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार वो किसके पास में है? तो वो है जाबर सिंह जी खर्रा के पास में। कौन से? नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार जाबर सिंह खर्रा। अब आता है आगे कि पॉइंट संख्या 4 है कि स्मार्ट सिटी मिशन। कौन सा मिशन? स्मार्ट सिटी मिशन। और इसके माध्यम से शहरों में, कहाँ पर? गांवों में नहीं, शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने के साथ ही इन्होंने इनके लिए एक योजना स्टार्ट की है, प्रधानमंत्री आवास योजना। और शहरी के तहत ये है सभी के लिए आवास। इसका क्या मेन लक्ष्य क्या है? सभी के लिए आवास। तो ये पूछा जाए कि किस मिशन के तहत, तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत।
और शहर में जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी के लिए आवास का संकल्प पूरा हो रहा है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए चल रही है, उसमें से ये शहरी के लिए, और इसका अगर लक्ष्य पूछा जाए, इसका उद्देश्य पूछा जाए, इसका मोटो पूछा जाए तो ये आएगा सभी के लिए आवास। और इसका मिशन कौन सा है? तो इस मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन। आगे चलते हैं। प्रदेश में, राजस्थान में, जैसे कि भारत की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई स्वच्छ भारत का जो मिशन चलाया है, उसी के ही तहत राजस्थान में एक पहली बार जयपुर में कचरा उठाने की 5 अत्याधुनिक मैकेनिकल लिटर पिकर मशीनें हैं। ये जो बहुत ही आधुनिक मशीनें कचरे का संग्रहण करने के लिए, तथा ऐसे ऐसे स्थान पर से कचरा उठाया जाए जहां से, मतलब जैसे कि आज अगर सफाई कर्मी आता है तो जैसे कि कुछ ऐसी जगह है जहां से वो कचरा नहीं उठा सकता, उसके बारे में आपको आगे बता रहे हैं। जैसे कि फुटपाथ है, या फिर संकरी गलियां हैं, और लाइट के जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ना, उनके नीचे से कचरा हटाना बहुत ही, मतलब बहुत ही जोखिमपूर्ण होता है। ऐसे में ये जो मशीनें हैं, कौन सी 5 अत्याधुनिक मशीन है, वो जयपुर में पहली बार इनका प्रयोग हो रहा है। और इनका नाम क्या है? मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन। ठीक है, ये इससे कचरे उठाने में और स्वच्छ भारत जो का मिशन है, उस मिशन को कामयाब बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ये हो सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न अपना पॉइंट संख्या 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को, किस तारीख को? 4 जुलाई 2026 को। कब? 4 जुलाई 2026 को जयपुर का मेट्रो फेज 2, कौन सा? मेट्रो फेज प्रथम का निर्माण हो चुका है कांग्रेस की सरकार के समय, लेकिन मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास किया जा रहा है। और इसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है? 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की ये जो कुल है, जो मेट्रो फेज 2 पूरा है ना, वो 13,000 करोड़ का है। कितने का है? 13,000 करोड़ का। और उसमें इसकी जो है, जो पहले चरण जिसको कहते हैं पैकेज फर्स्ट, क्या पहला चरण, उसमें है बेड़ादपुरा से लेकर पिंजरा पोल गौशाला तक, इसके लिए 918 करोड़ रुपए। कितने? 918 करोड़ रुपए का जो कार्यादेश होता है वो जारी किया जा चुका है। ये कल से ये शुरू हो चुकी है। कब? ये नहीं, सॉरी, 4 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी वो इसका उद्घाटन करेंगे। और इसमें इसका नाम क्या है? जयपुर मेट्रो फेज 2। किस कुल के ये पूरा जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये पेड़ादपुरा से टोडी मोड़ तक है। ठीक है ना, ये पूरी कनेक्टिविटी होगी। ठीक है ना, और एयरफोर्स को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। और उसके लिए एक 918 करोड़ रुपए का एक और बजट स्वीकृत किया गया, जिसमें अंडरग्राउंड सीधी जो मेट्रो ट्रेन होगी जो सीधा एयरफोर्स तक जाएगी, उसके लिए एक अलग से बजट स्वीकृत हुआ है। अब ये जो है ना मेट्रो फेज 2, ये कुल कितने किलोमीटर का है? तो ये 41 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 41 किलोमीटर लंबा है। और ये मेट्रो फेज 2 पूरा होगा तो कहाँ से कहाँ तक? पेड़ादपुरा से के लिए लेकर टोडी मोड़ तक होगा। और वर्तमान में ये 4 जुलाई को तो इसका उद्घाटन हो रहा है, लेकिन 918 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं, जो कहाँ होगा? पेड़ादपुरा से लेकर पिंजरा पोल गौशाला तक। और अगर ये पूछा जाए पेड़ादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक, तो कुल बजट कितना स्वीकृत हुआ है? ये इतना स्वीकृत होगा 13,000 करोड़ रुपए का, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति पहले मिल जाती है। तो इस पूरी परियोजना का फेज 2 का कितना इसको बजट खर्च करना पड़ेगा, तो वो तो वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है 13,000 करोड़ की, और उसमें से 918 करोड़ है ये इसका जो पैकेज फंड है के तहत दिया जा चुका है। 4 जुलाई है 2026 को है। और इसी के तहत संभावना ये भी बन रही है कि राजस्थान की जो पचपदरा में जो रिफाइनरी है उसका भी शायद उद्घाटन इसी तारीख को हो जाए। ये एक संभावना है, अभी तक ये तिथि फिक्स नहीं हुई है। आगे चलते हैं। और ये आगे आपने एक, राजस्थान वैसे उद्योगों का भंडार है बहुत बड़ा, और इसमें एक वेस्ट है, इसको हम वेस्ट कहेंगे। जो संगमरमर होता है, संगमरमर का जब
संगमरमर का अपन जब उपयोग करते हैं उसके बाद में एक सफेद चूरा बचता है। कैसा सफेद चूरा है, क्योंकि देखो संगमरमर क्या है, संगमरमर है वो है सफेद, और इसकी घिसाई विषय करने के बाद में और उसकी कटाई वगैरह अपन करते हैं ना, उसके बाद में एक सफेद चूरा बचता है और उससे कहते हैं स्थानीय भाषा में उसको, जैसे कि संगमरमर ज्यादा कहाँ निकलता है, नागौर में निकलता है, तो नागौर के क्षेत्र में जो ये चूरा वगैरह जो जितना भी उसका वेस्ट है, किसका, संगमरमर का जो वेस्ट है ना, वो वेस्ट निकलता है, उसको कहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में पांडु। क्या कहते हैं, पांडु कहते हैं। और ये पांडु है, इसको क्या कहेंगे, जैसे मार्बल की कटाई से निकलेगा, अपन ने घरों के अंदर मार्बल लगा दिया, उसके बाद अपन अच्छे से पॉलिश करते हैं, उसके बाद में जो सफेद सफेद एक दो को परत सी आती है, और फिर अपन उसकी अच्छी सी धुलाई करते हैं, तो वो पॉलिश है। और प्रोसेसिंग के द्वारा निकलने वाला सफेद महीन पाउडर, इसको स्थानीय भाषा में नागौर में क्या कहते हैं, पांडु कहते हैं पहले। और इसमें सबसे ज्यादा इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है, जो होता है औद्योगिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए। और ये इससे, ये पहले तो वेस्ट था, यानी कि खेतों में भी डाल देते तो खेतों की ऊपर जो उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि गुजरात के अंदर जितनी भी जो मार्बल की फैक्ट्रियां लग रही है, उसमें इस पांडु का बहुत ही बड़े, मतलब एक बहुतायत के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है। और ऐसे में आज ये वेस्ट है जो राजस्थान के लिए ये है, वो उसको क्या कहते हैं, जो रॉयल्टी देने का माध्यम बन गया है, तथा जो व्यवसायी इसको का वेस्ट समझकर किसी कहीं भी डाल देते थे, वो आज इसका इससे पैसे कमा रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है। तो ये है पांडु। कहाँ से होगा, ये हर जगह से भी हो सकता है, अगर बड़ी फैक्ट्रियां जहाँ भी मार्बल की लगी हुई वहां से भी ये प्राप्त हो सकता है, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से कहाँ पर है, ये है नागौर के अंदर। अब इस उद्योग में पहले ये वेस्ट था, ये सरकार के लिए और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी संगमरमर की, उनके लिए एक समस्या था, लेकिन अब ये समस्या नहीं है, क्योंकि अब इससे पैसे, इनकम इससे जनरेट हो गई है। अब देखिए ये इस उद्योग का फायदा क्या, ये कैल्शियम आधारित उद्योगों में इसकी उच्च शुद्धता के कारण, इसमें बहुत ही उच्च शुद्धता है, और कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें बहुत अधिक मात्रा में। दूसरा, सिरेमिक और टाइल्स इंडस्ट्री है, उसमें मुख्य रूप से ये गुजरात के मोरबी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये जा रहा है, ठीक है ना। ये वाल पुट्टी होती है ना, जो सफेद वाली, जो अपन लगाते हैं घरों के अंदर, पुट्टी करवाते हैं सफेद पुट्टी, उसके निर्माण में भी दीवारों की फिनिशिंग के लिए इसका, इस पांडु का उपयोग किया जा रहा है। पोल्ट्री फीड है, उसमें भी मुर्गियों के दाने में कैल्शियम की पूर्ति के लिए आवश्यक है, और कैल्शियम कार्बोनेट वैसे आपको मालूम है, जो जोड़ वगैरह होते हैं, इस जोड़ों में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए ये टूथपेस्ट निर्माण और दवा उद्योग में भी, विभिन्न औषधीय और कॉस्मेटिक उत्पादों में भी इसका उपयोग हो रहा है। अब जिस प्रकार से चूना होता है, चूने की एक लिमिट में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे जोड़ों के दर्द वगैरह में काम आता है, वैसे भी इसमें अंदर ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है, तो ये टूथपेस्ट वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाएगा। फिर ये पेंट है, प्लास्टिक है, रबर उद्योग है, और फिलर सामग्री, इस सभी में भी पांडु का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में, ये गुजरात की टाइल्स फैक्ट्रियों में इसका बहुत बड़ा मान बढ़ गया है, ठीक है। और इसके बाद में, इसके साथ में ये वेस्ट जहाँ डालते थे वहां पर पर्यावरण को समस्या आ जाती थी, तो ये पर्यावरण को भी राहत मिल गया। दूसरा, ये सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट कर रहा है, एक ऐसा उद्योग, एक ऐसा ये खनिज है, आप इसको खनिज कहो या फिर इसको खनिज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका मूल रूप तो क्या है, खोद के निकाला जाता है वो खनिज होता है। तो अब इसमें ये हो रहा है, ये सर्कुलर, यानी कि खनिज जैसे संगमरमर, संगमरमर का वेस्ट क्या हुआ, पांडु हो गया, तो उस वेस्ट से भी इकोनॉमी जनरेट हो रही है, तो इसको कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इसको क्या कहेंगे, सर्कुलर इकोनॉमी। इस कारण से भी इसकी महत्वता बढ़ चुकी है। ये था अपना पॉइंट संख्या 7। चलते हैं आगे, और आगे आ रहा है पॉइंट संख्या 8, और इसका नाम है ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा। क्या नाम है, ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा। और ये अभी चर्चा में यूं रहेगा कि अभी स्कूलें शुरू हो रही है, अब शिक्षण संस्थाएं आरंभ हो रही है, और शिक्षण संस्थाएं आरंभ हो रही है, तब शिक्षण संस्थाओं के आसपास नशे की बिक्री रोकने के लिए एएनटीएफ है, उसने ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की शुरुआत की है।
जुलाई से 29 जून से लगभग स्कूलें शुरू हो रही है, तब ये जो शिक्षण संस्थाओं के आसपास का एक दायरा है उसमें 500 मीटर के दायरे में, ठीक है ना, नशा सामग्री है उसकी बिकवाली रोकना इस अभियान का क्या होगा, मकसद होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, ये स्कूलों और कॉलेजों में एक लेटर बॉक्स है वो लगाया जाएगा, और जिसमें विद्यार्थी नशे संबंधी शिकायत कर सकेंगे। और ये जो पेटी होगी, शिकायत पेटी होगी, वो हर 15 दिन में खोली जाएगी, ठीक है ना। तो ये ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा है। किससे संबंधित है, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है, और शिक्षण संस्थाओं में क्या, नशे से संबंधित है। और आगे चलते हैं, और अगला पॉइंट अपना होगा यमुना जल परियोजना। कौन सी परियोजना, यमुना जल परियोजना। ये यमुना जल परियोजना से संबंधित एक एम एम एक तो होता है MOU, और ये हुआ है MOA। क्या हुआ है, MOA। ये है जो 29 जून को ये नई दिल्ली में होगा। और ये राजस्थान के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि राजस्थान हरियाणा वगैरह में जो नहरें हैं, नदियां वगैरह है, जो वो मैदानी हरियाणा मैदानी क्षेत्र में आता है, ऐसे में वहां से जो निकलती हुई नदियां हैं उनका जो पानी जो ओवरफ्लो हो जाता है, वो ओवरफ्लो पानी राजस्थान को मिले, इसके लिए राजस्थान, हरियाणा और केंद्र केंद्र यानी दिल्ली, इनके बीच में एक MOA हो रहा है। और इसमें ये है मानसून के समय, क्योंकि पानी कब होगा, पानी वेस्ट तो किस समय होता है, मानसून के समय ज़्यादा आता है। तो उस समय जो यमुना का जो अतिरिक्त पानी होगा, यमुना नदी है जो दिल्ली के पास से निकलती है, तो ये है इसका जो अतिरिक्त पानी होगा वो हथिनी कुंड से राजस्थान के हाशियाबाद, कहाँ से कहाँ तक, देखो ये ज्योग्राफी के लिए भी जरूरी है और करंट के हिसाब से भी जरूरी है। ये पानी है वो हरियाणा के हथिनी कुंड से राजस्थान के हाशियाबाद तक पहुंचाने की राहत आसान हो जाएगी। किससे, इस MOA से, यमुना जल परियोजना का। अब ये जो है ना, एक 29 साल पुराना है, जो ये एक पहले भी समझौता हो चुका है जो 32 साल पुराना है, ठीक है ना। 32 साल पुराना ये एक यमुना जल समझौता हुआ था राजस्थान और हरियाणा और केंद्र के बीच में। लेकिन बीच बीच में जैसे सरकारें चेंज होती है तो वो आसपास इनका जो है इरादा चेंज हो जाता है। तो ये हरियाणा और राजस्थान के बीच में सोमवार को मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA 29 जून को हो जाएगा, ठीक है। अब ये है, इसके तहत राजस्थान, हरियाणा और केंद्र, और इससे राजस्थान को, इसके लिए एक बोर्ड भी बन रहा है, और बोर्ड का ये इसमें न राजस्थान न हरियाणा न केंद्र, एक बोर्ड बनेगा, और बोर्ड के द्वारा ही ये पाइपों के द्वारा पानी, जिससे कि पानी वेस्ट कम हो, क्या हो, एक तो नहरें बनाकर पानी लाया जाता है, लेकिन नहरों में भी पानी का है दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कह रहा पाइपों के द्वारा पानी डाला जाएगा, जो पानी जहाँ चाहिए, कहाँ हथिनी कुंड से सीधा आशापाद, वहाँ पर बहुत बड़ा एक बनाया जाएगा इसका, जो पानी को स्टोर कर सके, और वहाँ से आगे सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अभी हमने राजस्थान का करंट आज का पढ़ा, और इसी के साथ में हमारा जो राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की पुस्तक है सूजस, सूजस से दैनिक प्रश्न 5-5 आ रहे हैं। वो इसमें मैं आपको प्रश्न संख्या प्रश्नोत्तरी 124 और प्रश्नोत्तरी 125 का आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और प्रश्नोत्तरी 125 का तो आज ही आया है, और ये कल की है। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और ये प्रश्नोत्तरी 124 है। और इसमें ये है कि PM ई बस सेवा योजना, PM ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने शहरों का चयन किया गया है। देखिए PM ई बस अर्थात इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक बसों का चयन, वैसे केंद्र के संदर्भ में देखा जाए तो ये अगस्त 2025 में, कब से, अगस्त 2025 से केंद्र में तो ये जो है PM ई बस योजना आरंभ हो चुकी है। लेकिन राजस्थान में अभी इसी महीने में, जून महीना है, इसी में ये शुरू हुई है। और इसमें राजस्थान से जो आरंभ हुआ है वो जयपुर और भीलवाड़ा से हुआ है। कहाँ से हुआ है, जयपुर, और दूसरा शहर है राजस्थान का भीलवाड़ा, ये है। और इसमें जयपुर को 29 बसें मिली ई बसें, और भीलवाड़ा को मिली 18 बसें। लेकिन इसके साथ में
राजस्थान के कुल हैं वो 8 जिले हैं, उन 8 जिलों का चयन किया गया है। किसके लिए? पीएम ई बस सेवा योजना के लिए। अब शुरुआत इन 2 जिलों से हुई है और आगे 8 जिलों में ये पीएम ई बस सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। और ये जो योजना है वो इन 8 जिलों तक, कब तक? इनका जो लक्ष्य है वो है दीपावली तक है, ठीक है ना, यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर तक ये इन सभी 8 जिलों में ये पीएम ई बस सेवा की जो है बसें हैं वो पहुंच जाएगी। आगे प्रश्न संख्या 2 है, 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया, जहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योगाभ्यास किया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और ये 21 जून, कौन सा? 21 जून के दिन, 21 जून, और 21 जून है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो आबूराज, यानी कि पहले इसका नाम था आबू पर्वत और आबू पर्वत का अब नाम क्या हो गया है? इसको नाम कर दिया है आबूराज, ठीक है ना। ये 20 तारीख को ये नाम चेंज हुआ है और उस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबूराज सिरोही के अंदर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, यानी कि राजस्थान का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह कहाँ था? वो आबूराज सिरोही में था, ठीक है ना। और इसकी जो मुख्य थीम क्या है? वो वृद्धावस्था के लिए योग, यानी कि वृद्धावस्था में योग कितना जरूरी है, वो इस थीम पर ही आधारित था। यानी 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया? माउंट आबू, अरे आबूराज में। अब आता है तीसरा जो भारत सरकार से संबंधित है, औपनिवेशिक सोच से मुक्त कर भारतीय मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या जो नया नाम है वो क्या दिया गया है? इससे पहले ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय था, अब इस प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नाम है वो औपनिवेशिक सोच से मुक्त करने के लिए, और इसमें अपन को ऐसे एहसास हो कि ये जैसे भारतीय मूल्य हैं, जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो दायित्व है उससे लिंक करते हुए इसका नाम रखा है सेवा तीर्थ। क्या नाम रखा है? सेवा तीर्थ इसका नाम रखा है। और इसका ये जो क्या किसका नाम रखा है? प्रधानमंत्री कार्यालय का। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 4, राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पंच गौरव पहल क्या है? पंच गौरव पहल है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा जो है पहल की गई है और किन 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है? देखिए, सूजस प्रश्नोत्तरी है, उसमें एक प्रश्न हमेशा जो है पंच गौरव से संबंधित होता है, लेकिन इसमें 2 है। एक ये कि ये जो पंच गौरव है वो उस जिले के कौन कौन से उत्पाद है जिनको पंच गौरव माना गया है। तो इसमें पंच गौरवों में जो जिला है उस जिले की मुख्य फसल यानी कि मुख्य उपज कौन सी? एक तो ये, ठीक है। उत्पाद उसका जो होगा वो कौन सा होगा, और वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति है जो वहां पर उनको रोजगार भी यानी कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करे और एक नवाचारों को भी बढ़ावा दे। ये दूसरा, वो जिला है वो किस खेल में अपनी विशेष उपलब्धि रखता है, तो ये भी उस जिले के लिए नवाचार होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार उसका चयन करके और उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। और दूसरी और पांचवा है पर्यटन। क्या है? पर्यटन। ये है पर्यटन के माध्यम से उस जिले के अंदर कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन पर्यटन स्थलों का विकास करने पर रोजगार भी मुहैया हो जाए और उस पर्यटन स्थल से पूरा जो है लोग है वो उसको भी जान सके। तो ये है अपना प्रश्न संख्या 4। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और अब इसने कहा कि पंच गौरव योजना में एक जिला और एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिला है, इसकी उपज कौन सी है? तो इसके देखिए मक्का, धनिया या सीताफल। तो राजसमंद जिला है वो सीताफल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वो है सीताफल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं इसी श्रृंखला में।
आगे आ गया सूजस ई प्रश्नोत्तरी 125 जो आज की है। आज यानी 125 आज की तारीख है, जो आज की सूजस का जो दैनिक जो पत्र आता है उसमें जो वो है। अब इसमें कहा गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने और उन्हें आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूलित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कितनी डबल डेकर ई बसें चलाने की घोषणा की गई है। इससे पहले जो इससे अगली वाली प्रश्नोत्तरी में एक सवाल था, यानी कि राजस्थान सरकार ने पीएम ई बस सेवा के तहत कौन कितनी कितनी जो बसें हैं वो राजस्थान सरकार को मुहैया कराई है। तो पायलट प्रोजेक्ट कहिए या फिर शुरू में 2 जिले जयपुर और भीलवाड़ा 29 और 18 बसें, उसके बाद में दीपावली तक राजस्थान के 8 जिलों में यह है पीएम ई बस सेवाएं पहुंच जाएगी हर जगह। अब इसमें इसके साथ में 555 कितनी 555 ई बसें हैं, वो तो है शहरी क्षेत्र के लिए। कितनी है शहरी क्षेत्र के लिए। और दूसरा, अगर इन जिलों के अंदर पर्यटक आते हैं तो इन पर्यटकों के लिए है 50 कितनी 50 ई बसें, वो है वो पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने उनको देने का जो ये राज्य सरकार के द्वारा पहल की गई है। ये 555 ई बसें शहरी क्षेत्र के लिए और 50 ई बसें वो पर्यटकों के लिए। और ये जो कार्य किसके द्वारा किया गया है, राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नहीं। केंद्र सरकार ने तो 8 जिलों का चयन किया है और 8 जिलों में से 2 को तो उन्होंने 29 और 18 बसें ई बसें वो दे दी। तो इस प्रकार से अपना उत्तर इसका होगा क्या 50 ई बसें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये कह रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधुनिक आधिकारिक मुख्य थीम क्या रखी गई थी। यानी कि इसकी जो आधिकारिक मुख्य थीम इसका क्या है। हर वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो उसकी थीम अलग अलग होती है। तो इस वर्ष की थीम क्या है, तो इस वर्ष की थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। कैसा स्वस्थ वृद्धावस्था, यानी कि ये जो बुढ़ापा है वो एकदम स्वस्थ रूप से रहे, जैसे अपन जवानी में रहते हैं वैसे ही ये रहे, उससे संबंधित है वो योग। इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या है वो थीम है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 है। हाल ही में यानी कि 20 जून 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा, माउंट आबू, यानी यहाँ पर ये देखो ये 20 जून की बात हो रही है और यहाँ 20 जून को मुख्यमंत्री जी पहुंच गए थे और किस नए नाम का लोकार्पण किया है। ये जो माउंट आबू था इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया है, अबूराज कर दिया है। और ये घोषणा 21 तारीख से एक दिन पहले हुई। फिर 21 तारीख को यानी कि 21 तारीख यानी कि 21 जून 2026 को यहाँ पर राजस्थान राज्य सरकार का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किससे संबंधित हुआ, यहाँ पर वो हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित, वही इसी अबूराज के स्थान पर वो हो गया। पहले माउंट आबू और अब किसको इसको क्या कर दिया है, अबूराज कर दिया है। अब यह है कि राज्य की आर्थिक प्रगति के सही मूल्यांकन और जिला स्तर पर विकास की सटीक निगरानी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा नया पोर्टल है वो विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की आर्थिक प्रगति उसका मूल्यांकन भी सही तरीके से हो जाए और इसके साथ साथ में राजस्थान सरकार है जो उसका एक नया पोर्टल उसने अभी पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अब देखो इसमें जिले का नाम आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पोर्टल, ये इसका क्या है नाम है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 और इसमें 5 ही होते हैं। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद, देखिए ये जो एक जिला एक उत्पाद पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक खेल, एक जिला एक पर्यटन, ऐसे करके ये कुल 5 इसमें लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं के तहत सलूम्बर नया जिला बना है, उसकी उपज कौन सी है। तो सलूम्बर की इसमें कौन सी होगी, मक्का की होगी। कौन सी सलूम्बर है वो, इसकी क्या है मक्का। इसके साथ में अगर डूंगरपुर और बांसवाड़ा पूछे
डूंगरपुर, ये दोनों ऐसे हैं, इन दोनों की जो एक जिला एक उत्पाद में जो इनकी जो उपज है वो क्या है, आम है। क्या है, आम है। और इस प्रकार से अपनी ये प्रश्नोत्तरी आज यहाँ पूर्ण होती है।